आप सभी प्रतियोगी छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। हम सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं प्रवक्ता परीक्षा 2000 नागरिक शास्त्र विषय में आए हुए प्रश्नों के हल का। अब तक हम सभी लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 50 तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम भाग 4 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 51 से लेकर के प्रश्न संख्या 75 तक का अध्ययन करेंगे। इसमें व्याख्या देखेंगे और समान उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51, किसने कहा कि अस्पृश्यता हिंदू समाज के लिए कलंक है? ए. पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी. सरदार भाई वल्लभ पटेल और डी. मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसमें जो उत्तर सही मोहनदास करमचंद गांधी, डी विकल्प सही है। यहाँ पर अस्पृश्यता के बारे में पूछ रहा है। अस्पृश्यता, अब यह अस्पृश्यता का जो अर्थ है होता है छुआछूत। भारतीय वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे। 4 वर्ण, ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों प्राचीन भारत में कर्म आधारित थे, कर्म आधारित, और बाद में यह जाति आधारित हो गया, जाति आधारित। अब शूद्र वर्ग जो है, शूद्र वर्ग को अन्य वर्णों ने, अन्य जातियों ने अपवित्र मानकर उनसे दूरी बनाना प्रारंभ कर दिया और उनके साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। व्याख्या को देखें। अस्पृश्यता का अर्थ जो होता है वह होता है छुआछूत, यानी समाज के कुछ व्यक्ति या व्यक्ति समूह के साथ ऐसा व्यवहार जिनके छू जाने के मात्र से अन्य अपवित्र हो जाए। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी एक ऐसा सामाजिक भेदभाव है जिसमें किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को उनके जाति या जन्म के आधार पर अपवित्र माना जाता है। उन्हें सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया जाता है। जो अस्पृश्यता है यह हिंदू जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जिसमें दलित या अछूत वर्ग के लोगों को मंदिरों में प्रवेश, सार्वजनिक कुओं से पानी लेने, स्कूलों में ऊंची जात से पढ़ने, लोगों के साथ बैठने से रोक दिया जाता था। यह भारतीय समाज में एक कलंक की तरह था, जिसको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 17 यह जो है रोक लगाता है कि यदि कोई व्यक्ति या समूह, यह व्यक्ति या फिर समूह किसी व्यक्ति या समुदाय के साथ ऐसा करता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। क्या? कानूनी कार्यवाही।
अब देखिए, कानूनी उपाय के रूप में 1989 में अनुसूचित जाति और जनजातियों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए SC/ST एक्ट बनाया गया। कब बनाया गया? 1989 में। गांधी की टिप्पणी थी कि अस्पृश्यता जो है यह हिंदू धर्म पर एक कलंक है, एक धब्बा है। यह न केवल धर्म के विरुद्ध है अपितु यह मानवता के भी खिलाफ है। तो वे कहा करते थे कि जब तक एक भी व्यक्ति या इंसान अस्पृश्य कहलाता है तब तक स्वतंत्रता जो है वह अधूरी मानी जाएगी। गांधी ने अपने आश्रमों में दलितों को रखा, उनकी सेवा की तथा उन्हें अपने हाथों से स्नान भी कराया। वे दलितों को मंदिरों में प्रवेश, कुओं से पानी पीने के लिए उन्होंने आंदोलन भी किया। उन्होंने अछूत समाज के लोगों के लिए एक शब्द दिया, हरिजन। इस हरिजन का अर्थ होता है हरि यानी भगवान, जन आदमी यानी ईश्वर का आदमी, ईश्वर का आदमी। तो आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 52 है कि पंडित नेहरू समर्थक थे ए पूंजीवाद, बी साम्यवाद, सी गणतांत्रिक समाजवाद और डी अराजकतावाद। इसमें जो उत्तर है वह है गणतांत्रिक समाजवाद। पंडित नेहरू जो वास्तव में थे एक गणतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। समाजवाद तो गणतांत्रिक समाजवाद में लोकतंत्र और प्लस समाजवाद दोनों का क्या पाया जाता है? मिश्रण पाया जाता है। अब यहाँ पर लोकतंत्र क्या है? जिसमें जनता शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, यानी लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें जनता स्वयं के लिए कानून बनाती है। समाजवाद क्या है? उत्पादन के साधन पर क्या है? सामाजिक स्वामित्व। तो आपने गणतांत्रिक समाजवाद को समझा। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है? एक ऐसा राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत है जिसमें लोकतंत्र और समाजवाद दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं और जिससे पंडित नेहरू भी गहराई से जुड़े हुए हैं। इस लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में इसमें जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है और आर्थिक संसाधन जो होते हैं उस पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, यानी निजी स्वामित्व नहीं, होता है। तो इस व्यवस्था का जो उद्देश्य है आर्थिक समानता की स्थापना करना, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को एक साथ लेकर के चलना है। पंडित नेहरू गणतांत्रिक समाजवाद में राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता चाहते थे। उन्होंने इसके लिए योजना आधारित अर्थव्यवस्था, सामाजिक लाभ के लिए संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की बात की। इस
उद्देश्य को, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्य को संविधान में प्रतिबिंबित करने के लिए संविधान के प्रस्तावना में, कहाँ? प्रस्तावना में लोकतांत्रिक समाजवाद शब्द, तांत्रिक और समाजवाद शब्द, यहाँ पर समाजवाद शब्द जो है इसको जो है 42वें संविधान संशोधन, कौन? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आगे बढ़ते हैं। 53, प्रश्न संख्या 53 है, ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? ए. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी. जयप्रकाश नारायण। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का अर्थ होता है विश्व इतिहास की एक झलक। इस पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था और यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने 1930 से लेकर 1933 के बीच इन्होंने लिखा। और जब इन्होंने लिखा तो वे जेल में बंद थे। कहाँ? प्रयागराज जेल में बंद थे। और यहाँ पर एक जेल है, नैनी स्थान है, इसी नैनी जेल में बंद थे। यहाँ पर उन्होंने इसको लिखा था। इस पुस्तक में कुल 196 पत्र हैं। इस पत्र को उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए लिखा था। इसमें उन्होंने विश्व इतिहास के घटनाओं को सरल भाषा में समझाया है। इसमें बताया गया कि भारत, यूनान, मिस्र आदि की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनका उदय कैसे हुआ, यूरोप में पुनर्जागरण कैसे हुआ, यूरोपीय क्रांति कैसे हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई आदि के बारे में बताया गया है। इस ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में मात्र इतिहास के घटनाओं का ही वर्णन नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने अपनी पुत्री को शिक्षा दिया है तथा विश्व के घटनाओं को मानवतावादी दृष्टिकोण से, मानवतावादी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है तथा इसके साथ साथ शांति, समानता और विश्व शांति का भी शिक्षा दिया है। अब प्रश्न संख्या 54, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ए. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी. जयप्रकाश नारायण और डी. अंबेडकर। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है जयप्रकाश नारायण, सी सही है। यहाँ पर बात की जा रही है संपूर्ण क्रांति की, संपूर्ण क्रांति यानी यह जो क्रांति होगी यह पूरी होगी और हर क्षेत्र में होगी, हर क्षेत्र में होगी। किसी एक क्षेत्र की क्रांति नहीं बल्कि जीवन के जो विविध क्षेत्र हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, नैतिक, इन सब क्षेत्रों में क्रांति होगी। और इस क्रांति की घोषणा किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। यह नारा, यह सत्ता परिवर्तन नहीं, इसमें सामाजिक भी है
आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, शैक्षणिक भी है, नैतिक या आध्यात्मिक भी आप कह सकते हैं, चारित्रिक कह सकते हैं, सांस्कृतिक और ग्राम स्वराज। इस तरह से 7 क्षेत्रों की पहचान जयप्रकाश नारायण ने की और इन क्षेत्रों में उन्होंने बदलाव की बात कही और इस बदलाव के माध्यम से वे एक सशक्त, समतामूलक और नैतिक भारत की बात करते थे। संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने बिहार आंदोलन के दौरान 1974 में दिया। यह नारा तब दिया गया जब भारत में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय आदि बढ़ रहा था, जिससे युवाओं और आम जनता में असंतोष भी पनप रहा था। प्रश्न संख्या 55 आप देखिए कि 1932 के पूना समझौता में कौन लोग संबंधित थे। यहाँ 1932 की बात की गई है। ए महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, सी चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू, डी जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर इससे संबंधित थे, तो यहाँ पर विकल्प संख्या ए जो है आपका सही है। पूना पैक्ट जो है, यह पूना पैक्ट आया 1932 में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय रैमसे मैकडोनाल्ड का जो आया, उसमें दलितों को जो है, दलित को एक पृथक निर्वाचन मंडल माना गया था, जिसका गांधी ने विरोध किया और उन्होंने आमरण अनशन किया और गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ और दलितों के लिए जो है विधानसभाओं में ज़्यादा सीटों का आरक्षण दे दिया गया। व्याख्या को देखिए कि 1932 में जो पूना पैक्ट आया, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में था। यह अस्पृश्य वर्गों के अधिकारों के संदर्भ में था। 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड। उन्होंने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। इस घोषणा में दलितों को एक पृथक निर्वाचक माना गया और पृथक निर्वाचक मानने का तात्पर्य है कि अब दलित वर्ग के जो मतदाता हैं, वे दलित वर्ग को ही मतदान करेंगे, उनके प्रतिनिधि चुने जाएंगे। वे बहुसंख्यक वर्ग को अपना मतदान नहीं दे सकते हैं। गांधी ने इसके विरोध में जो है आमरण अनशन किया पुणे जेल में। कहाँ किया? पुणे जेल में। और 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ और निर्वाचक मंडल की जहाँ तक बात थी, इसको समाप्त कर दिया गया पृथक निर्वाचन का और आरक्षित सीटों की संख्या उनको बढ़ाकर 148 की गई और कहा गया कि जो ये चुने जाएंगे वे संयुक्त निर्वाचन मंडल के द्वारा चुने जाएंगे। इस तरह आप इसको समझ लिए होंगे। प्रश्न संख्या 56, गांधी ने 1930-1932 के मध्य में हुए सम्मेलनों में किसमें भाग लिया था? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है द्वितीय। तो गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग किया था। किसमें? द्वितीय में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने कांग्रेस
कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। और इनके साथ एक महिला भी गई थी, सरोजिनी नायडू। देखिए, गोलमेज सम्मेलन जो है यह संवैधानिक सुधार के लिए सरकार के द्वारा लंदन में विविध पार्टियों से चर्चा के लिए आयोजित बैठक था। और इसमें कुल सम्मेलनों की संख्या 3 थी, जिसमें प्रथम सम्मेलन 1930 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी ने भाग लिया था, यह 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच में हुआ और यह 1931 में हुआ, और तृतीय 1932 में। यानी 1930, 1931, 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है भाग लेने के लिए जिस पानी के जहाज पर सवार हुए उसका नाम था एस राजपूताना। इस पानी की जहाज पर सवार होकर के गांधी जो है वह लंदन पहुंचे और इनके साथ सरोजिनी नायडू, मीराबेन, प्यारेलाल और उनके पुत्र देवदास गांधी भी थे। जिन्ना ने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन इन्होंने मुस्लिम लीग की तरफ से भाग लिया था। अंबेडकर ने दलित वर्ग की तरफ से भाग लिया था और उमराव सिंह ने सिख वर्ग की ओर से और भारतीय रियासतों की तरफ से महाराजा बीकानेर और महाराजा हैदराबाद, ब्रिटिश सरकार की ओर से रैमजे मैकडोनाल्ड और लॉर्ड इरविन ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब प्रश्न संख्या 57 आप देखिए कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से लाक के सामाजिक अनुबंध का सही क्रम चुनें। इसमें आपको यह देखना है कि लाक ने जो सामाजिक अनुबंध की कल्पना की है उसका क्रम क्या है। अ नागरिक समाज, ब सरकार, स प्राकृतिक अवस्था और द सामाजिक अनुबंध। तो यहाँ पर आप देखिए कि लाक ने जो सामाजिक अनुबंध की बात की है उसमें सबसे पहले वह प्राकृतिक अवस्था की बात करता है। किसकी बात करता है? प्राकृतिक अवस्था की बात करता है। प्राकृतिक अवस्था माने श, आप देखिए स यहाँ है। प्राकृतिक अवस्था के बाद वह जो है सामाजिक अनुबंध की बात करता है। सामाजिक अनुबंध। इस सामाजिक अनुबंध यानी द, तो द देखिए यहाँ है। इसके बाद सामाजिक अनुबंध से नागरिक समाज का उदय होता है। नागरिक समाज यानी अ। फिर उसके बाद सरकार आती है और यह सरकार है ब, यानी विकल्प सी, स द अ ब, यही क्या है? सही है। व्याख्या को देखिए कि लाक का सामाजिक समझौता, लाक ने अपने सामाजिक समझौते में सबसे पहले मानव स्वभाव, फिर प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता, नागरिक समाज और फिर सरकार या राज्य की बात करता है। लाक ने मनुष्य को एक विवेकशील, विवेक संपन्न प्राणी मानता है। विवेक संपन्न प्राणी मानता है। और लाक की जो प्राकृतिक अवस्था है वह शांति सहयोग की अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था में लाक प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है और इस प्राकृतिक अधिकार में स्वतंत्रता के साथ संपत्ति और जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार की बात
करता है। और संपत्ति के अधिकार में प्राकृतिक अवस्था में लाख कुछ प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है और इस प्राकृतिक अधिकार में यह जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की बात करता है। संपत्ति के अधिकार को लाख काफी विस्तृत कर देता है और संपत्ति के अधिकार में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को भी शामिल कर लेता है। अब प्रश्न उठता है कि जब प्राकृतिक अवस्था इतनी बेहतरीन अवस्था थी तो फिर सामाजिक समझौता करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? लाक इसके लिए बताता है कि प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी। वह असुविधाएं थी कानूनों की स्पष्ट व्याख्या नहीं थे, यानी कानून स्पष्ट बनाने वाले नहीं थे, ना ही उनकी व्याख्या करने वाले थे। अतः इन असुविधाओं के फलस्वरूप सामाजिक समझौता होता है और एक राजनीतिक समाज यानी सिविल सोसाइटी का जन्म होता है। और राजनीतिक समाज में सरकार जो आती है वह एक ट्रस्ट की भांति है जिसके नागरिकों के हित में ना कार्य करने से उसे हटाया या बदला भी जा सकता है। 58 भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है। ये इंग्लैंड की प्रणाली पर, बी अमेरिका की प्रणाली पर, सी फ्रांस की प्रणाली पर और डी ऑस्ट्रेलिया की प्रणाली पर। तो इसमें जो उत्तर सही होगा ये इंग्लैंड की प्रणाली पर। बहुत सारे पुस्तकों में अमेरिका की प्रणाली पर मिलता है जबकि यह उत्तर नहीं होगा, इसमें इंग्लैंड की प्रणाली पर होगा। देखिए कैसे। भारतीय न्याय प्रणाली मुख्य रूप से ब्रिटिश न्याय प्रणाली के नमूने पर आधारित है। इस न्याय प्रणाली में कॉमन लॉ का बहुत महत्व होता है जिसमें पुराने मामलों में दिए गए जो निर्णय होते हैं वे नए मामलों के लिए नज़ीर होते हैं। दूसरी बात, ब्रिटेन की तरह भारत में जो है एकीकृत न्याय प्रणाली है। एकीकृत यानी शीर्ष पर जो है वह सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। जबकि अमेरिका में जो है वहाँ संघीय है, यानी राज्यों के लिए अलग है और केंद्र के लिए अलग है। जहाँ तक हमने बताया अमेरिका में संघ के लिए अलग और राज्यों के लिए अलग है न्याय प्रणाली, तो इसलिए जो है जो भारतीय न्याय प्रणाली है वह नमूने पर आधारित है ब्रिटेन न्याय प्रणाली के। किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? प्रश्न संख्या 59 है। ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी भारत और डी रूस। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा रूस। समाजवादी देशों में समाजवादी देशों और सर्वाधिकारवादी देशों में जो है न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती है। देखिए, न्यायपालिका की जो आज़ादी होती है, स्वतंत्रता, यह जो है लोकतंत्र का प्राण होता है। लोकतंत्र का क्या होता है? प्राण होता है। किंतु ऐसे देश हैं जहां पर जो न्यायपालिका है, कौन? न्यायपालिका, यह प्रभावित है किससे? सरकार से, यानी सरकार न्याय प्रणाली में हस्तक्षेप करती है या फिर सैन्य ताकतों से प्रभावित है। ऐसे प्रमुख देश जहां न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, चीन, रूस, उत्तरी कोरिया और ईरान। इन देशों में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। प्रश्न संख्या 60 है कि सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? ए संसदीय, बी अध्यक्षात्मक, सी मिश्रित और डी
कोई नहीं। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है संसदीय। संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में जो संसद होता है इसमें जो है दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। लोकसभा के अंतर्गत जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हीं में से जिसका बहुमत प्राप्त दल होता है वे सरकार बनाते हैं। और यह सरकार जो होता है यह जो है उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति, विधायिका के प्रति। तो देखिए सामूहिक उत्तर प्रणाली जो है यह संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। यह भारत, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में अपनाया गया है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ होता है कि जो मंत्रिमंडल है वह एक टीम की तरह काम करता है। यदि मंत्रिपरिषद में कोई निर्णय ले लिया गया है तो उसके लिए कोई एक मंत्री उत्तरदायी ना होकर के पूरा मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया और वह सदन में पारित हो गया तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75(3) किसमें 75(3) में यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद निर्वाचित सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। प्रश्न संख्या 61 है कि प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है। अंतिम रूप से लोकतंत्र में शक्ति निवास करती ए जनता में, बी राजनीतिज्ञों में, सी लोक सेवकों में, डी नौकरशाहों में। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा जनता में। प्रजातंत्र वास्तव में है क्या? अब्राहम लिंकन ने कहा कि प्रजातंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। इस प्रजातंत्र की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। जनता का शासन, जनता प्रजातंत्र में स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है। और प्रजातंत्र की एक विशेषता होती है नियमित चुनाव। हर प्रजातंत्र में एक नियमित अंतराल के बाद, एक नियमित अंतराल के बाद चुनाव होते हैं। जैसे भारत में लोकसभा का चुनाव प्रति 5 वर्ष पर होता है। लोकतंत्र की एक विशेषता और भी होता है, इसमें उत्तरदायी सरकार पाई जाती है। उत्तरदायी सरकार का मतलब हुआ कि जो सरकार होती है जब तक इसको विधानसभा में बहुमत है, विधानसभा या विधानमंडल आप कह सकते हैं, विधानमंडल में बहुमत है तब तक तो वह सत्ता में रहती है। किंतु जैसे ही वह बहुमत खोती है वैसे ही सरकार गिर जाती है और अपनी समस्त नीतियों के लिए वह उत्तरदायी होता है। कानून के शासन, प्रजातंत्र में एक संविधान होगा और संविधान में कुछ निहित नियम होंगे। उन नियमों के आधार पर शासन होगा, ना किसी व्यक्ति विशेष के सर्वाधिकार या उसकी इच्छा के अनुसार शासन होगा। लोकतंत्र में जो है बहुमत की सुरक्षा तो होती ही है, साथ ही साथ लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए गए होते हैं। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों की भी बात कही जाती है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की बात कही गई है। लोकतंत्र में सबके साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता
और सबके लिए न्याय की बात की जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि लोकतंत्र क्या है, एक ऐसी शासन प्रणाली है और कैसे कार्य करती है। प्रश्न संख्या 62 है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधारित है ए आधुनिक कानून के स्वरूप पर, बी न्यायिक प्रक्रिया पर, सी अपराध के विशेषीकरण पर और डी कार्य विशेषीकरण पर। तो जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है यह कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। प्लेटो एक आदर्श राज्य की कामना करता है। किसकी? आदर्श राज्य। और कहता है कि कोई आदर्श राज्य कैसे स्थापित होगा जब समाज के प्रत्येक वर्ग अपने द्वारा या अपने लिए निर्धारित कर्तव्य को करेंगे और दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो ही समाज में न्याय हो सकेगा और आदर्श राज्य की स्थापना हो सकेगी। प्लेटो मानता है कि जिस तरह से मनुष्य के आत्मा के 3 गुण होते हैं। कितने गुण? 3 गुण होते हैं। पहला होता है विवेक, दूसरा होता है साहस और तीसरा होता है संयम। इन तीनों गुणों में यदि सामंजस्य हो तो व्यक्तिगत स्तर पर न्याय की स्थापना हो सकती है। इसी आधार पर वह कहता है कि समाज में 3 वर्ग पाए जाते हैं। 3 वर्ग। इन तीनों वर्ग में पहला है शासक जो विवेक संपन्न है, दूसरा है सैनिक जो साहस संपन्न है और तीसरा है उत्पादक। और यह तीसरा से संबंधित है। उत्पादक, सैनिक और शासक ये अलग अलग वर्ग हैं। अपने वर्ग को करते हुए दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें तो एक व्यवस्था आती है न्याय की, और यही न्याय की जो व्यवस्था है यह कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक का नाम रिपब्लिक रखा है। रिपब्लिक का मतलब होता है कंसर्निंग जस्टिस, न्याय से संबंधित मानवीय आत्मा के 3 गुणों विवेक, साहस और संयम की बात करता। हमने बताया कि जिस प्रकार मानवीय आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं उसी प्रकार से समाज में भी 3 वर्ग पाए जाते हैं, शासक, सैनिक और उत्पादक। शासक वर्ग विवेक प्रधान, सैनिक वर्ग साहस प्रधान और उत्पादक वर्ग में तीसरा की प्रधानता पाई जाती है। किसी राज्य या समाज में न्याय की स्थापना तब तक नहीं हो सकती है जब तक जिस वर्ग के लिए जो कार्य नियत किया गया है उस कार्य का संपादन वह कुशलता से न करे और दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करे। इस प्रकार से प्लेटो का न्याय सिद्धांत विशेषीकरण और श्रम विभाजन का सिद्धांत है। 63 प्लेटो का साम्यवाद संरक्षक वर्ग के लिए, सैनिक वर्ग के लिए, संरक्षक और सैनिक के लिए और उत्पादक वर्ग के लिए। इसमें जो उत्तर सही है वह है सी उत्तर में संरक्षक और सैनिक, यानी प्लेटो का जो साम्यवाद है वह किसके लिए है? अभिजात्य वर्ग के लिए है। अभिजात्य वर्ग, यानी हम कह सकते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वह कुलीन वर्ग के लिए है। और कुलीन वर्ग के लिए प्लेटो जब साम्यवाद की बात करता है यह आधुनिक साम्यवाद से भिन्न है। आधुनिक साम्यवाद जो है वह आर्थिक है और जबकि यह क्या है? राजनीतिक है। अब जब वह इस साम्यवाद की बात करता है तो वह मानता है कि 2 चीजें ऐसी हैं जो किसी को भी पृथ्भ्रष्ट कर सकती हैं। पहला वह मानता है कंचन यानी संपत्ति और दूसरा है कामिनी, यानी इन्हीं 2 के मोह में पड़कर लोग भ्रष्ट हो जाते हैं।
इसलिए कहता है कि शासक और सैनिक, किसके? शासक और कौन? सैनिक। इनके लिए स्त्री और संपत्ति, संपत्ति क्या है? वर्जित है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसका साम्यवाद उस आदर्श राज्य का अभिन्न अंग है। यह आधुनिक साम्यवाद से भिन्न है। यह आर्थिक साम्यवाद नहीं है, बल्कि यह राज्य में एकता स्थापित करने के लिए राजनीतिक और सामाजिक साम्यवाद है। इसमें केवल अभिजात्य वर्ग यानी शासक और सैनिक वर्ग शामिल हैं। इसमें उत्पादक वर्ग शामिल नहीं है। उत्पादक वर्ग संपत्ति और परिवार दोनों रख सकता है, ऐसा प्लेटो मानना है। प्लेटो का मानना है कि आदर्श राज्य में शासक और सैनिक के पास अपनी निजी संपत्ति और अपना परिवार नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वे अपने निजी हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र हित, राज्य हित के लिए कार्य कर सकेंगे। 64, किसने कहा कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है? ए रूसो, बी प्लेटो, सी अरस्तु और डी हाब्स। तो इसमें जो उत्तर सही है अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, सामाजिक या राजनीतिक प्राणी है। जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है वह या तो क्या है? पशु है, और या फिर वह देवता है। यानी पशु और देवता के लिए समाज की आवश्यकता नहीं होती है। अगर वह मनुष्य है तो उसे समाज की आवश्यकता होगी। व्याख्या देखिए, मैन इज बाय बर्न ए पॉलिटिकल एनिमल। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ऐसा अरस्तु मानता है। इस कथन का अर्थ है कि मनुष्य अकेले नहीं रह सकता है, उसे समाज और राज्य दोनों की आवश्यकता होती है। तभी तो वह कहता है कि जो समाज में नहीं रहता है वह पशु है या फिर देवता है। यदि वह मनुष्य है वास्तव में तो उसे राज्य और समाज की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि राज्य और समाज ही व्यक्ति को उत्कृष्ट बनाते हैं। इसीलिए तो वह कहता है कि राज्य जीवन के लिए आया हुआ है और सदजीवन के लिए बना हुआ है। एक मनुष्य ही वह प्राणी है जो तर्क और विवेक में अन्य प्राणियों से ज़्यादा सक्षम है और वह एक बेहतर राजनीतिक जीवन जी सकता है। प्रश्न संख्या 65 है कि हाब्स के सामाजिक समझौते में शासक एक पक्ष नहीं है, शासक एक पक्ष है, शासक एक बहुत सक्रिय पक्ष है, शासक एक सक्रिय पक्ष नहीं है। तो हाब्स का जो समझौता सिद्धांत है उसमें शासक एक पक्ष नहीं है, क्योंकि यह समझौता परस्पर होता है। किसके? व्यक्तियों के बीच। और व्यक्ति आपस में जब समझौता कर लेते हैं तो वे अपने समस्त अधिकार एक सत्ता को क्या करते हैं? सौंप देते हैं। वही है लेवियाथन। और यह लेवियाथन एक शक्ति संपन्न सर्वोच्च शक्ति हो जाता है जो इस समझौते में भागीदारी नहीं करता है। हाब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन 1651 में सामाजिक समझौते की बात कही। हाब्स
अपने सामाजिक समझौते को देने से पूर्व एक प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करता है। यह प्राकृतिक अवस्था जो है यह संघर्षमय अवस्था है, अराजक अवस्था है, परस्पर युद्ध की अवस्था है, क्योंकि वह लाक की भांति मनुष्य को विवेकशील नहीं बल्कि एक स्वार्थी प्राणी मानता है। और इस अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दरिद्र, क्रूर, जंगली और छोटा था। यह अवस्था जो प्राकृतिक अवस्था थी यह असहनीय हो गई थी और इसी असहनीय अवस्था से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति ने जो है परस्पर समझौता किया और वे अपने अधिकारों, अपने स्वतंत्रताओं को एक सार्वभौम सत्ता को सौंपते हैं जिसे कि लेवियाथन कहा जाता है, जो समझौते में शामिल नहीं है। अतः उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, किंतु वह शांति और सुरक्षा की गारंटी देता है। फाप्स के सामाजिक समझौते में केवल एक प्राकृतिक अधिकार मनुष्य के पास रह जाता है, वह है आत्मरक्षा का अधिकार। और हाप्स कहता है कि यदि इस आत्मरक्षा के अधिकार पर सर्वोच्च शक्ति प्रहार करता है तो राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार व्यक्तियों को मिल जाता है। 66 लाग ने किया था, क्या किया था? समर्थन शानदार क्रांति का, बी शासन की निरंकुशता का, सी निरंकुश संप्रभुता का और डी व्यक्ति का। तो इसने जो है शानदार क्रांति का जो है समर्थन किया था। देखिए इंग्लैंड ने शानदार क्रांति हुई थी इंग्लैंड में जिसका लाक ने समर्थन किया था। इसे ग्लोरियस या फिर ब्लडलेस क्रांति भी कहा जाता है और यह क्रांति जो हुई थी 1688 में हुई थी। इस क्रांति के द्वारा इंग्लैंड में राजसत्ता का परिवर्तन बिना किसी रक्तपात के शांतिपूर्वक संपन्न हो गया था। इसमें जेम्स द्वितीय की सत्ता को हटाकर उसकी बेटी और उसके दामाद विलियम ऑफ ऑरेंज को इंग्लैंड का शासक बना दिया गया और इस सत्ता परिवर्तन से जो वहाँ की संसद थी उसके अधीन राजा हो जाता है और वहाँ यानी इंग्लैंड में एक निरंकुश राजतंत्र की स्थान पर एक संवैधानिक या प्रतीकात्मक राजतंत्र का स्थापना होता है और वहीं पर संसद द्वारा बिल ऑफ राइट 1989 पारित किया जाता है जिसमें नागरिकों के अधिकारों की व्यवस्था की जाती है। 67 है कि किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु सर्वत्र बंधनों से आबद्ध है? हाब्स, रूसो, लाक, काल, मार्क्स। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है रूसो। तो आप देखिए कैसे यह जो कथन है आपने जाना कि ये फ्रांस के दार्शनिक रूसो का है। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, इसका अर्थ है कि प्राकृतिक अवस्था जो थी वह पूरी आज़ादी की अवस्था थी। मनुष्य के ऊपर किसी भी प्रकार का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक कोई बंधन नहीं था। मनुष्य एक भाव प्रवण प्राणी था, भावनाओं से संचालित होता था। जब उसे भूख लगी तब खा लिया, जब प्यास लगी तब पी लिया। इस प्रकार वह आनंदमय जीवन व्यतीत करता था। किंतु जैसे ही संपत्ति और जनसंख्या का आगमन हुआ वैसे ही मनुष्य सामाजिक जीवन में प्रवेश किया और कानूनों, नियमों, रीति रिवाजों से सत्ता की बेड़ियों में वह जकड़ गया और वह स्वतंत्रता से दूर धकेल गया। मनुष्य सभ्यता और संपत्ति के बंधनों ने इतना जकड़ लिया है कि वह मानता है कि अब इससे निकल पाना संभव नहीं है। लेकिन वह बताता है कि एक उपाय है कि हम सामाजिक समझौते के माध्यम से वह प्राकृतिक आज़ादी, प्राकृतिक स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और उसके पाने के लिए रूसो जो है वह सामाजिक समझौते की बात करता है और कहता है कि इस सामाजिक समझौते में व्यक्ति जो अधिकार सौंपते हैं वे किसी बाहरी शक्ति को नहीं बल्कि स्वयं को सौंप देते हैं
अपने सामान्य इच्छा को सौंप देते हैं और इस तरह से वे अपना अधिकार दे करके भी अपने अधिकार से दूर नहीं होते हैं। और यह जो सामान्य इच्छा है यह सर्वहित से संबंधित है, सबके कल्याण से संबंधित है और यह जो सामान्य इच्छा है इसके अधीन व्यक्ति अपनी प्राकृतिक आजादी को प्राप्त कर लेता है। 68वां प्रश्न है कि प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक किसने लिखी? ए प्लेटो, बी बेंथम, सी जी.एस. मिल और डी टी.एच. ग्रीन। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है जी.एस. मिल। कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा और इसे लिखा 1861 में। मिल के अनुसार प्रतिनिधि सरकार जो होती है वह सबसे अच्छी सरकार होती है क्योंकि यह जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधियों को जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुना जाना चाहिए तथा प्रतिनिधियों का प्रमुख कर्तव्य जनता के हितों, उनके अधिकारों की रक्षा करना है। मिल ने एक सुझाव दिया था कि सभी को वोट का अधिकार यानी सार्वजनीन मताधिकार सबको मिलना चाहिए, किंतु इसके साथ मिल ने जो है बहुल मताधिकार की बात कही थी। वह मानता था कि जो योग्य लोग हैं उन्हें अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। 69वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? एक, राज्य एक सकारात्मक अच्छाई, बी, राज धरती पर ईश्वर का अवतरण, सी, राज शोषण का एक साधन और डी, राज एक आवश्यक बुराई। तो सकारात्मक अच्छाई जो लोग कहते हैं वे हैं आदर्शवादी, आदर्शवादी। और ईश्वर का अवतरण यह हीगल कहता है, यह भी एक आदर्शवादी कथन है। शोषण का एक साधन यह मार्क्सवादी है और आवश्यक बुराई है यह व्यक्तिवादी कथन है, व्यक्तिवादी। तो इसमें आप देखिए जो उत्तर सी है यही क्या है? सही है। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य शोषण का एक यंत्र है। यह पूंजीपति के हाथों में एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग वह श्रमिक वर्ग को नियंत्रण करने के लिए कहता है। इस तरह से राज्य बुर्जुआ वर्ग के कार्यकारिणी समिति है। मार्क्स मानता है कि प्रारंभ में कोई राज्य नहीं था। राज्य की जो उत्पत्ति हुआ वह संपत्ति और वर्ग विभाजन के फलस्वरूप हुआ। इस तरह राज्य कोई प्राकृतिक और दैवीय संस्था ना होकर के बल्कि आर्थिक असमानता की उपज है। इस वर्ग विभाजन के बाद परस्पर संघर्ष हैव्स नॉट, संपत्ति रखने वाले और संपत्ति से विहीन लोगों के बीच संघर्ष चलता है। यह संघर्ष तभी मार्क्स के अनुसार समाप्त होगा जब जो है साम्यवादी युग आएगा। साम्यवादी युग आने से पूर्व एक संक्रमणकालीन अवस्था आएगी जिसमें सर्वहारा का अधिनायक वाद होगा, जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व वह मजदूरों के हाथों में आ जाएगा और अंततः राज्य विलीन हो जाएगा और साम्यवादी युग आएगा। इस तरह से आपने देखा कि राज्य जो है वह शोषण का उपकरण है। प्रश्न संख्या 70, किसने कहा कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांतों का सार है? ए एंजिल, बी लेनिन, सी स्टालिन और डी लास्की। इसमें जो उत्तर सही है वह है लेनिन। लेनिन ने माना कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांतों का सार है। इसको अंग्रेजी डिक्टेटरशिप इज द प्रोलेटारिएट इज द एसेंस ऑफ द मार्क्सिज्म। इस कथन का उद्देश्य है कि पूंजीपति वर्ग को सत्ता से बेदखल किया जाए और श्रमिक वर्ग को सत्ता में स्थापित किया जाए। इस स्थिति में राज्य जो होता है वह श्रमिकों के अधीन हो जाता है। इस तानाशाही का जो मुख्य उद्देश्य है पूंजीपति को दबाया जाएगा, समानता लाया जाएगा और समाजवाद की स्थापना की जाएगी।
की। 71, किसने कहा कि आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है? ए मार्क्स, बी हीगल, सी मुसोलिनी और डी लेनिन। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है मुसोलिनी। मुसोलिनी जो था वह क्या था? सर्वाधिकारवादी। सर्वाधिकारवादी। सर्वाधिकारवादी है, यह युद्ध का समर्थन करता है। युद्ध, हिंसा, निगमित राज्य, भावना प्रधान, विवेक विरोधी, और यह उग्र राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक है, समर्थक है। और इसके विचारधारा को कहा जाता है फांसीवादी, फांसीवाद। और यह पनपा इटली में, इटली में। इनका जो झंडा होता था, झंडा यह काले रंग का होता था। समझ गए होंगे अब। आदर्शवाद है राज्य का समर्थक, राज्य के विरुद्ध, राज्य व्यक्ति का समर्थक, व्यक्ति का समर्थक तो राज्य का समर्थक। आदर्शवाद विचारधारा क्या है, उसमें क्या क्या बातें हैं आप देखिए। आदर्शवाद एक ऐसा विचारधारा है, यह व्यक्तिवाद के विरोध में आया और यह 18वीं सदी में आया। यद्यपि आदर्शवाद के जो विशेषताएं हैं वह प्लेटो और अरस्तु में पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः यह व्यक्तिवाद के विरोध में आया, जिसमें रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बेडले, बोसांके आदि विचारक जो है शामिल हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, यह राज्य को एक प्राकृतिक और नैतिक संस्था मानता है। यह मानता है कि राज्य जो है वह साध्य है और जो व्यक्ति है वह साधन है। और यह मानता है कि जिस तरह व्यक्तियों का वास्तविक व्यक्तित्व होता है, उसी तरह से राज्यों का भी वो वास्तविक व्यक्तित्व होता है। राज्य को यह सर्वशक्तिमान मानता है। इसीलिए हीगल कहता है कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है। यह मानता है कि जिस प्रकार से अंगों का संबंध संपूर्ण शरीर से होता है, उसी तरह से व्यक्ति का संबंध जो होता है राज्य से होता है। यह आंगिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, यह सामान्य इच्छा का प्रतीक है तथा राज्य जो है स्वतंत्रता का मूर्त है। राज्य और समाज से व्यक्ति को पृथक नहीं किया जा सकता है। राज्य और समाज व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 73 है, किसने कहा राज्य धरती पर ईश्वर की गति है? ए बेंथम, बी जी.एस. मिल, सी कार्ल मार्क्स और डी हीगल। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है हीगल। आप देखिए कि हीगल ने राज्य को धरती पर ईश्वरीय चेतना माना। उसके अनुसार राज्य कोई सामान्य प्रशासनिक संगठन नहीं है, बल्कि यह नैतिक और रूप से और विश्वात्मा का धरती पर प्रकटीकरण है। राज्य में रह करके ही व्यक्ति अपना नैतिक और सर्वोत्तम विकास कर सकता है। कोई व्यक्ति आजाद तभी होता है जब वह राज्य की इच्छाओं के अनुरूप, राज्य के नियमों के अनुरूप आचरण करता है। यह मानता है कि राज्य जो होता है वह नागरिक, समाज और परिवार का श्रेष्ठ रूप होता है। राज्य जो है वह श्रेष्ठ रूप, उससे पूर्व का जो परिवार है वह भावना का क्षेत्र है और नागरिक समाज जो है वह आवश्यकताओं और हितों का क्षेत्र है, जबकि राज्य न्याय, नैतिकता और सार्वजनिक उद्देश्यों को पूर्ति करने वाला है। इसलिए यह मानता है कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है। प्रश्न संख्या 74 है कि अराजकतावाद है राज्य का समर्थक, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति का समर्थक और राज्य और व्यक्ति का समर्थक। तो इसमें राज्य के विरुद्ध अराजकतावादी एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य के अंत की बात करता है। यह क्रांतिकारी समाजवादी परंपरा की विचारधारा है
जिसमें जो है उदारवाद और क्या प्लस समाजवाद के आदर्शों का मेल किया गया है। इस विचारधारा के अनुसार राज्य शक्ति का पुंज है। राज्य के रहते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रह सकती है। वह व्यक्ति के समानता, स्वतंत्रता और उसके अंतः प्रेरणा को स्थान देता है। रजक्तावादी मानता है कि मनुष्य विवेकशील सामाजिक जीवन के लिए राज्य का अंत करना आवश्यक है और नैसर्गिक मानवीय जीवन सहयोग के आधार पर ही संभव है। प्रमुख राजकतावादी विचारक जो हैं विलियम गॉडविन, थॉमस हॉजकिन, प्रूदो, बेंजामिन टकर, बाकुनिन, क्रोपाटकिन तथा टॉलस्टॉय आदि प्रमुख इस विचारधारा के विचारक हैं। 75 किसने कहा था कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव? ए बेंथम, बी लॉक, सी कांट और डी सीले। तो इसमें उत्तर है सीले। स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव का अर्थ होता है कि जब व्यक्ति पर कोई बाहरी दबाव या नियंत्रण नहीं होता तभी वह स्वतंत्र है। यानी स्वतंत्रता अपनी मनमर्जी से जीने की आज़ादी है। स्वतंत्रता तभी पूर्ण मानी जा सकती है जब व्यक्ति पर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, कानूनी किसी तरह का बंधन नहीं है। सीले ने कहा था स्वतंत्रता अतिशासन विरोधी है। हाब्स ने अपनी पुस्तक 1651 में लेवियाथन में कहा था कि फ्रीडम इज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स टू द मोशन, यानी बिना प्रतिबंधों के ही आज़ादी है, जो अराजक स्थिति में हाब्स कल्पना करता है। यानी यह स्वतंत्रता का नकारात्मक विचार है। वस्तुतः स्वतंत्रता का यह नकारात्मक विचार जो है यह व्यवहारिक नहीं है। अगर स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार को मान लिया गया तो यह अराजकता को जन्म देगा। अच्छे समाज, अच्छी व्यवस्था के लिए आज़ादी पर कुछ प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। तो हमने प्रश्न संख्या 51 से लेकर के प्रश्न संख्या 75 तक का हल देखा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।